दीपावली की वो सुबह जब सूरज की पहली किरणें चित्तौड़ की पत्थर की दीवारों पर पड़ीं, इतिहास ने करवट ली। एक बालक जो दिन में तलवार चलाता था और रात में वीणा बजाता था, जिसने बचपन में ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेवाड़ मेरी सांस है और रक्षा मेरा धर्म। यही बालक आगे चलकर बना वो राजा जो दुश्मनों के लिए तूफान था और अपने लोगों के लिए सुकून। ये है कहानी उस राणा की जिसने 84 किले बनाए, विजय स्तंभ खड़ा किया और जिसकी वीरता के आगे महमूद खिलजी जैसे सुल्तान झुक गए। ये है राणा कुंभा की अमर गाथा। राजस्थान की धरती वीरों को पालती है, यह सत्य था। इसी धरती पर एक पुत्र जन्मा, नाम रखा गया कुंभकर्ण सिंह। बचपन में उसे तलवार वीणा दोनों ही सिखा दी गईं। दिन में वार, रात में राग। कुंभकर्ण का बचपन महल की छतों, आंगनों और मैदानों में बीता। बच्चे जैसे मिट्टी में खेलते थे, पर वह कल्पना में अपने पीछे रह गए। कभी वह लकड़ी की तलवार से युद्ध का अनुकरण करता, कभी वीणा से रात्रि का संगीत। उसके गुरु भी यही कहते, तू दो दुनिया लेकर चलेगा गधा, रण और राग। उसकी आंखों में एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी ने उसे बताया हो कि भाग्य कभी जल्दबाजी नहीं करता, पर महल के आंगन में सदा खुशियां नहीं रहती। सत्ता की चुहलती आग कई बार घर के भीतर ही भड़क जाती है। कुछ लोग राणा मोकल की सफलता से जलते थे, कुछ दरबारियों की ख्वाहिशें इतनी गहरी थीं कि रात अंधेरे में साजिशों ने जन्म लिया। एक रात उसी किले की गहरी दहलीजों ने चीखें सुनी, तलवारें उठीं और राणा मोकल की रूह शांत हुई। उस दिन कुंभकर्ण ने खून की एक एक बूंद को अपनी आंखों से देखा, पर उसने रोना कम और प्रतिज्ञा ज्यादा की। मेवाड़ की रक्षा मेरी शपथ है। उस प्रतिज्ञा ने उसे राणा बना दिया, राणा कुंभा। 16 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभकर्ण सिंह ने सिंहासन संभाला। कई लोग हंसे कि यह तो बालक है, पर किसे मालूम था कि जिस बालक की हंसी में ठहराव है, वही इतिहास में अटल हो जाएगा। दरबार में आते जाते खतरे चारों ओर थे। कुंभा ने पहली नीति यह बनाई, रणभूमि की तैयारी केवल शरीर से नहीं होती, मन भी उतना ही दृढ़ होना चाहिए। उसने सैनिकों की तालीम तेज करवाई, किले मजबूती के नक्शे खींचे और सबसे बड़ी बात, उसने जनता का भरोसा जीतना सीखा। राजा वही जो प्रजा को अपना समझे, उसकी यह मान्यता बनी रही। मेवाड़ में राणा कुंभा अपनी दृढ़ता, धर्म भाव और असाधारण नीति से राज्य को दोबारा सुदृढ़ कर रहे थे। किलों की दीवारें ऊंची हो रही थीं, बुर्जों पर प्रहरी सज चुके थे और मेवाड़ का एक एक पत्थर मानो नई ऊर्जा से भर उठा था। पर उधर मालवा की राजधानी मांडू में कुछ और ही दृश्य चल रहा था। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जो अपने घमंड, क्रूरता और सत्ता लालसा के लिए विख्यात था, दरबार में बैठा हुआ चारों दिशाओं की रिपोर्ट सुन रहा था। कवि, वजीर और सिपह सालारों की भीड़ उसके चारों ओर थी। हर कोई किसी न किसी प्रदेश की बात करता, पर खिलजी केवल मेवाड़ का नाम सुनते ही भ्रिकुटी तान लेता था। एक दिन उसका मुख्य वजीर बोला, जहां पनाह, हिंदुस्तान में यदि कोई राज्य आपकी राह में कांटा है तो वह है मेवाड़, और मेवाड़ का कांटा है राणा कुंभा। जब तक वह जीवित है, आपका परचम राजस्थान में नहीं लहराएगा। खिलजी के होठों पर एक विकृत मुस्कान आई। वह सिंहासन से उठा, अपना तलवार म्यान से खींचकर हवा में लहराई और बोला, कुंभा, तेरी तलवार की चमक मांडू से दिखाई देती है, लेकिन याद रख, खिलजी की तलवार जब चमकती है तो राजपूतों के किले जल उठते हैं। उसकी यह घोषणा मालवा की धरती पर गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। दूतों को घोड़े दिए गए, ढोल बज उठे और युद्ध की पूरी तैयारी प्रारंभ हो गई। जैसे जैसे उसकी सेना तैयार होती, उधर मेवाड़ के किलों तक खबरें पक्षियों की तरह उड़कर पहुंचती। मैंने स्वयं राजदरबार में वह क्षण देखा जब पहली बार स्पष्ट सूचना आई, मालवा का सुल्तान अपनी विशाल सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ रहा है। सभा कुछ पल के लिए मौन हो गई, पर राणा कुंभा ने ना भय दिखाया, ना उत्तेजना, केवल धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा,
यदि खिलजी मेवाड़ तक आने का साहस रखता है तो ये भी जान ले, मेवाड़ का दूध पिया हुआ शत्रु से भागता नहीं, वो अपने रणभूमि पर मरकर स्वर्ग जाता है। राणा कुंभा की जय। सभी सैनिकों को तैयार करो, घोड़े कस दिए जाएं, अस्त्र शस्त्र निकाले जाएं, ढालों की जांच की जाए, बख्तरबंद मजबूत। आज से मेवाड़ का प्रत्येक प्रहरी दोहरी चौकसी पर रहे। कुंभलगढ़, देवगढ़, कुंभालमेर, मंडलगढ़, हर किले में मानो नई जान आ गई। पहरेदारों के कदमों में गड़गड़ाहट थी, घोड़ों की सांसों से आग निकलती प्रतीत होती, और राणा स्वयं एक एक बुर्ज पर जाकर प्रहरियों को निर्देश देते। उनकी आंखों में चिंता नहीं थी, बल्कि एक अडिग आत्मविश्वास था, मानो वे कह रहे हों, युद्ध हमारे द्वार पर नहीं आता, हम युद्ध के द्वार पर जाते हैं। इधर खिलजी अपनी सेना के साथ बादलों की तरह बढ़ता आया। उसकी सेना में तुर्की घुड़सवार, अफगानी धनुर्धर, भारी तोपें और हजारों पैदल सैनिक थे। मांडू से रवाना होते समय उसने कसम खाई थी, मेवाड़ की धरती पर मैं कुंभा की गर्दन झुआ कर लौटूंगा। पर उसे क्या पता था कि जिस भूमि पर वह आक्रमण करने जा रहा है, वह भूमि भील रक्त और राजपूत बलिदान से बनी है। यहाँ दुश्मन के लिए धरती भी कांटे उगाती है। खबरें उड़कर राणा तक पहुंची। खिलजी अब सीमा पर है। राणा ने किले के महाद्वार के सामने अपनी प्रसिद्ध नीली पीली ध्वजा गाड़ दी और बोला, खिलजी अब सीमा पर है। जब तक ये ध्वजा अधिक है, मेवाड़ अधिक है। पहली बार राजस्थान की धरती दो महान शक्तियों की गर्जना सुनने वाली थी। एक तरफ खिलजी का घमंड, दूसरी तरफ कुंभा का धर्म बल। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ गरजते बादलों की भांति मेवाड़ की ओर बढ़ता चला आया। उसके रथों की धूल आकाश में काली आंधी बनकर उठती, घोड़ों की टापों से धरती कांपती और ढोलों का शोर मानो घोषणा कर रहा था, मालवा का शेर आ रहा है। पर भाई, मेवाड़ पत्थरों की घाटी नहीं, राजपूतों के रक्त से बनी वह भूमि है जहां युद्ध आने से पहले ही धर्म और मर्यादा जग उठती हैं। उधर राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले पर खड़े होकर दूर के मैदान को देखा। उनकी आंखों में भय का लेश नहीं था। उनकी दृष्टि शांति से भरी थी, जैसे किसी सनातन योद्धा ने वीरता का व्रत लिया हो। उन्होंने मंत्रियों, सेनापतियों और जागीरदारों को बुलाकर आज का कहा, युद्ध केवल भूमि का नहीं, हमारे सम्मान का है। जो तलवार आज उठेगी वो धर्म की ओर से उठेगी, और याद रखो, जो धर्म के लिए मरता है वो अमर होता है। रणबांकुरे, जहां आपका पसीना गिरेगा, हम आपका रक्त बहा देंगे। मेवाड़ की धरती पर फिर नंगाड़े बज उठे। ढालें कस ली गईं, तलवारों पर तेल मलकर उन्हें चमकाया गया। घोड़ों की पीठ पर कसी हुई जीनें बोल उठीं, हम भी आज रणभूमि में आग उगलेंगे। और वह दिन आया जब खिलजी की सेना मेवाड़ की सरहद पर दिखाई दी। कितने ही ध्वज हवा में लहरा रहे थे, तोपें अंधाधुंध चलाई जा रही थीं, और ढोल ऐसे बज रहे थे मानो पृथ्वी को फाड़ देंगे। मेरी आंखों के सामने दो शक्तियां आमने सामने थीं, खिलजी का अहंकार और कुंभा की मर्यादा। राणा ने सेना को संबोधित करते हुए कहा, सावधान, शत्रु नदी के पार है, हम उन्हें यहीं रोकेंगे। भूमि की रक्षा हम यहीं करेंगे। पहला प्रहार मुझ पर होने दो, जब मैं बढ़ूं तब तुम बढ़ना। आज मेवाड़ की धरती पर केवल एक ही गीत गूंजेगा, जय एकलिंग। ऐसा कहते ही कुंभा ने अपने घोड़े छाप को एड़ लगाया। घोड़ा वज्र की गति से मैदान में कूदा। कुंभा की तलवार चमकी, जैसे सूर्य की किरण एकदम धरती पर उतर पड़ी हो। खिलजी की पूरी सेना सन्न रह गई, क्योंकि आज मेवाड़ का महाराणा सबसे आगे खड़ा था। सुल्तान के वजीर ने कहा, जहां पना, ये राणा कोई साधारण राजा नहीं। उसका उत्साह सेना को पागल कर देता है। पहले उसके घोड़े को निशाना बनाइए। लेकिन वह क्या, तीर चला भी नहीं था कि कुंभा ने धनुष उठाकर एक ही बाण चलाया और शत्रु का प्रमुख तीरंदाज घोड़े से नीचे आ गिरा। फिर वह क्षण आया जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। राणा कुंभा ने अपने विशाल भुजबल से एक ही वार में 3 शत्रु सैनिकों को तुरंत भूमि पर गिरा दिया। यह देखकर मेवाड़ की सेना में जयकार उठी। रणा कुंभा की
खिलजी ने अपनी सेना को जोर से पुकारा। अल्लाह के नाम पर बढ़ो, राणा को घेर लो। पर मेवाड़ी योद्धाओं ने ऐसी दीवार बनाई कि हवा भी उनके बीच प्रवेश न कर सके। ढालें टकराईं, घोड़े चीत्कार करते हुए दौड़े और मेवाड़ के बाण आकाश को ढंकते चले गए। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। धूल और धुएं के बीच में सिर्फ एक ही आकृति स्पष्ट दिखाई देती थी, राणा कुंभा। उनका पराक्रम इतना अद्भुत था कि शत्रु सैनिक एक दूसरे से कहते, हम कोई मनुष्य से नहीं लड़ रहे, ये तो देवता का कोप है। अंततः शाम ढलते ढलते खिलजी की सेना लड़खड़ा गई। मालवी घोड़े पीछे हटने लगे, तोपें शांत हो गईं। सिपह सालारों ने खिलजी से कहा, जहां पना हम और नहीं टिक सकेंगे। मेवाड़ी रणकुशलता हम पर भारी पड़ रही है। खिलजी के चेहरे पर भय की रेखाएं उभर आईं। वह पहली बार समझ गया कि जिसका नाम वह सुनता आया था वह केवल नाम नहीं, अदम्य शक्ति था। रात्रि के अंधकार में खिलजी की सेना पीछे हटने लगी। मालवा का सुल्तान पहले युद्ध में पराजित हो चुका था और राणा कुंभा कंधे पर अपना ध्वज उठाए अडिग खड़े थे, जैसे किसी पर्वत ने युद्ध में विजय पाकर आकाश से कह दिया हो, मैं अचल हूं। मेवाड़ की सीमा से पीछे हटते समय महमूद खिलजी की सेना में वह गर्व नहीं बचा था जिसके साथ वह मांडू से चला था। घोड़े थके हुए थे, सैनिकों के चेहरों पर पराजय की धूल जमी थी और स्वयं सुल्तान के हृदय में एक अनकहा भय बैठ चुका था। जब वह मालवा की राजधानी मांडू पहुंचा तो विजय नगाड़ों के स्थान पर मौन ने उसका स्वागत किया। दरबार सजा, पर उसमें उल्लास नहीं था। खिलजी ने सिंहासन पर बैठकर किसी से कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोला, सभा स्थगित की जाए। उस दिन के बाद कई मास बीत गए। यह वह समय था जब मालवा और मेवाड़ दोनों ही युद्ध के घाव सहला रहे थे। मेवाड़ में राणा कुंभा विजय के उन्माद में नहीं डूबे। उन्होंने किलों की मरम्मत करवाई, सीमाओं पर चौकियां मजबूत की और सैनिकों को विश्राम भी दिया। वे जानते थे, जो राजा युद्ध के बाद शांति नहीं देता वह अगली लड़ाई में थकी हुई सेना पाता है। उधर मांडू में खिलजी का मन दिन रात चलता रहता था। वह अपने शस्त्रागारों में जाता, घुड़सालों में घोड़ों को देखता और फिर लौटकर एक ही बात कहता, मेवाड़ की तलवार ने मालवा के अभिमान को काट दिया है, पर यह अपमान मैं यूं नहीं सह सकता। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति फिर से एकत्र करनी शुरू की। नई सेना नहीं, बल्कि पहले से बचे अनुभवी सैनिक। घुड़सवार चुने गए, भाले और तलवारें फिर से जांची गईं, हाथियों को अभ्यास कराया गया। यह कोई शीघ्र आक्रमण नहीं था, यह धैर्य से बुनी गई योजना थी। इधर मेवाड़ के गुप्तचर हर गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। मालवा में फिर से सैन्य तैयारी हो रही है, पर अभी सेना नहीं चली है। ठीक है, उन्हें तैयारी करने दो, मेवाड़ भी तैयार रहेगा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली और अंततः 1 वर्ष के लगभग पश्चात खिलजी ने फिर से कूच का निश्चय किया। इस बार उसका उद्देश्य सीधे युद्ध नहीं था। वह मेवाड़ की सीमा में घुसकर ग्रामों को भयभीत करना, रसद काटना और दबाव बनाना चाहता था। एक प्रातः अरावली की ढलानों से मेवाड़ी सेना अचानक नीचे उतरी। नीला पीला ध्वज आकाश में लहराया, घोड़ों की टापों से धरती गूंज उठी। यह पूर्ण युद्ध नहीं था, यह निर्णायक प्रहार था। कुंभा स्वयं अग्रिम पंक्ति में थे। तलवार उठी, ढालें टकराईं और कुछ ही समय में मालवी पंक्तियां टूटने लगीं। यह सेना पहले से ही थकी हुई थी, अतः टिक न सकी। खिलजी को अपने अंगरक्षकों के बीच पीछे हटना पड़ा। उसने देखा, मेवाड़ की भूमि आज भी वैसी ही अडिग है जैसी पहली बार थी। इस दूसरी असफलता के बाद महमूद खिलजी बिना विजय, बिना सम्मान मालवा लौट गया। अब उसके मन में केवल क्रोध नहीं था, एक स्वीकार भी था कि मेवाड़ को साधारण शक्ति से झुकाया नहीं जा सकता। और मेवाड़ में राणा कुंभा फिर से किलों की ओर लौट गए। उन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया, केवल इतना कहा, जब तक शत्रु का अभिमान पूरी तरह शांत न हो, मेवाड़ को सजग रहना होगा। अगला भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।